कहानी की शुरुआत इजिप्ट के कायरो शहर से होती है, जहां हम चार्ली नाम के एक इन्वेस्टिगेटिव टीवी रिपोर्टर से मिलते हैं जो अपनी पत्नी ललिसा और 2 बच्चों के साथ रहता है। दूर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल परफेक्ट लगता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके परिवार में जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला था, जिसका इंतजार पूरा परिवार बेसब्री से कर रहा था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इस हंसती खेलती जिंदगी पर जल्द ही एक खौफनाक मुसीबत का साया मंडराने वाला है। क्योंकि एक दिन चार्ली की बेटी केटी रोज की तरह बगीचे में खेलने जाती है और खेलते खेलते अचानक उसकी नजर फेंस के पीछे खड़ी एक महिला पर पड़ती है। केटी को पहली नजर में लगता है कि वह उसकी सहेली लैला है, जो हर रोज इस समय उसके साथ खेलने आया करती थी। लेकिन वह महिला फेंस के पास आकर खुद को लैला की माँ बताती है, जिसके बाद वह महिला अपने बगीचे से लाया हुआ एक सेब उसकी तरफ बढ़ा देती है। इस दौरान घर के अंदर चार्ली को एक फोन आता है, जिसमें उसे अमेरिका में नई नौकरी मिलने की खुशखबरी मिलती है। इस खबर से वह बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, उसकी नजर केटी के गुड़िया घर पर पड़ती है, जहां उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जब वह डॉल हाउस खोलकर देखता है तो अंदर ढेर सारे टॉफियों के खाली रैपर पड़े मिलते हैं। अब यह देखकर चार्ली हैरान रह जाता है, क्योंकि ना तो उसने और ना ही लरिसा ने कभी बच्चों को टॉफियां दी थी। तभी वो अपने बेटे सेबेस्टियन के पास जाता है और उससे इन रैपर्स के बारे में पूछता है। तब सेबेस्टियन बताता है कि बगीचे में एक दोस्त अक्सर केटी से मिलने आया करती है। सच्चाई समझ आते ही कि कोई अनजान शख्स कई दिनों से उसकी बेटी के संपर्क में था। चार्ली तुरंत गार्डन की तरफ भागता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि जैसे ही केटी उस फल को अपने हाथ में लेती है, लैला की माँ उससे माफी मांगती है और धीमी आवाज में कोई रहस्यमय मंत्र पढ़ने लगती है। फिर अगले ही पल वो फल बीच से छटक जाता है और उसके अंदर से एक अजीब सा कीड़ा निकलकर बिजली की रफ्तार से केटी के मुंह में घुस जाता है। तभी चार्ली भागता हुआ गार्डन में पहुंचता है, लेकिन तब तक केटी वहां से गायब हो चुकी होती है। तब उसकी नजर फेंस की बाढ़ में बने एक बड़े से छेद पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे समझते देर नहीं लगती कि केटी को उसी रास्ते से ले जाया गया है। इसलिए वह बिना एक पल घंवाए सड़क की तरफ दौड़ पड़ता है और वहां मौजूद लोगों से केटी के बारे में पूछने लगता है। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है, जो केटी को अपने साथ लेकर तेजी से भाग रही होती है। चार्ली पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ता है और जैसे ही वह उस औरत तक पहुंचने वाला होता है, तभी कायरो का मौसम अचानक बदल जाता है और देखते ही देखते एक भयानक धूल भरा तूफान उठ खड़ा होता है, जिससे चारों तरफ धूल का गुब्बार छा जाता है और चार्ली की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ जाता है और वह महिला केटी को लेकर उसकी नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो जाती है। अब अपनी बेटी को आंखों के सामने गायब होता देखकर चार्ली पूरी तरह टूट जाता है और फौरन अपनी पत्नी लरिसा के साथ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उनकी मुलाकात डायना नाम की एक अफसर से होती है, जो मिसिंग पर्सन विभाग में तैनात। चार्ली और लरिसा उसे केटी के गायब होने की पूरी घटना बताते हैं। उस समय वहां डायना का सीनियर अफसर भी मौजूद था, जो उनकी कहानी सुनकर इजिप्शियन भाषा में डायना से कहता है कि किसी अनजान महिला पर शक करने से पहले उन्हें इस परिवार की अच्छी तरह जांच की जानी चाहिए, क्योंकि यह भी हो सकता है कि बच्ची के गायब होने के पीछे इन्हीं का हाथ हो। लेकिन चार्ली को उनकी बात समझ आ जाती है और अपने ऊपर लगा यह झूठा इल्जाम सुनकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। तब यह सीन कट होता है और देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। अब चार्ली का परिवार इजिप्ट छोड़कर अमेरिका के न्यू मैक्सिको में लेरिसा की मां कार्मेन के घर रहने लगा है। इस दौरान उनके परिवार में एक छोटी बेटी माया का जन्म भी हो चुका है, लेकिन उसके आने के बाद भी केटी की कमी कभी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि पूरा परिवार आज भी उसे हर पल याद करता है। उन्हें अब भी यकीन है कि एक दिन केटी जरूर वापस लौटेगी। शायद यही वजह है कि उन्होंने आज तक उसके लिए एक अलग कमरा वैसा ही सजा कर रखा है, मानो वो किसी भी पल घर लौट आने वाली हो। लेकिन इस सब का असर माया पर भी पड़ने लगता है। उसे अपने माता पिता से जितना प्यार और ध्यान मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाता और वह अक्सर उदास रहने लगी थी। जब चार्ली और लरिसा को इस बात का एहसास होता है, तो वे उसका मन बहलाने और उसे खुश करने के लिए फैमिली पिकनिक पर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी चार्ली और लरिसा के पास इजिप्ट में मौजूद यूएस एम्बेसी से एक फोन आता है, जहां पर उन्हें ऐसी खबर मिलती है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल था। यानी उन्हें बताया जाता है कि उनकी 8 साल पहले खोई हुई बेटी केटी उन्हें मिल गई है। अब ये खबर सुनते ही चार्ली और लरिसा बिना देर किए कैरो के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर वे एक डॉक्टर से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि केटी लंबे समय तक किसी की कैद में रही है, जिसका गहरा असर उसके नर्वस सिस्टम पर पड़ा है। डॉक्टर उन्हें सावधान करता है कि केटी कुछ समय तक अजीब आवाजें निकाल सकती है, इसलिए परिवार को हर पल उसकी खास देखभाल करनी होगी। इसके बाद डॉक्टर उन्हें केटी के कमरे में ले जाता है। अब 8 साल बाद अपनी बेटी को सामने देखकर चार्ली और लरिसा की आंखें भर आती हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर केटी की हालत पर
पड़ती है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब डॉक्टर बताता है कि उसके शरीर पर दिख रहे खरोच के निशान उसने खुद बनाए हैं। हालांकि उसकी शारीरिक सेहत अब ठीक है, उसका दिल भी पूरी तरह स्वस्थ है और वह पहले से काफी मजबूत हो चुकी है, इसलिए वे उसे घर ले जा सकते हैं, क्योंकि घर का प्यार और अपनों का माहौल ही उसे इस गहरे मानसिक सदमे से बाहर निकाल सकता है। तभी केटी धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाती है और चार्ली उसका हाथ थाम लेता है, लेकिन अगले ही पल केटी को अचानक द्वारा पड़ने लगता है, जिसे देखकर डॉक्टर तुरंत उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर शांत करते हैं। इसके बाद चार्ली और लरिसा की मुलाकात डायना से होती है, जो अब प्रमोशन पाकर एक सीनियर अफसर बन चुकी थी और इस केस की जांच दोबारा वहीं कर रही थी। डायना उन्हें उस करीब 3000 साल पुराने प्राचीन ताबूत की तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि उनकी बेटी को इस ताबूत के अंदर बंद करके कहीं ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में किसी वजह से वह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर उस ताबूत पर पड़ी और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने वो ताबूत आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को सौंप दिया, लेकिन जब उन्होंने उस प्राचीन ताबूत को खोला तो उसके अंदर कपड़ों और भोजपत्र में लिपटी हुई एक छोटी लड़की मिली। उन कपड़ों और भोजपत्र पर कुछ रहस्यमय मंत्र लिखे हुए थे। पहली नजर में वह लड़की मृत लग रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी और डर से जोर जोर से चीखने लगी। तभी हमें पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी केटी है। अब यह सुनकर चार्ली की रूह कांप उठती है। वह हैरान होकर पूछता है कि उसकी बेटी आखिर में उस प्राचीन ताबूत में क्या कर रही थी। तब डायना बताती है कि शुरुआती जांच के मुताबिक केटी शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई थी, क्योंकि तस्कर पकड़े जाने से बचने के लिए अक्सर ऐसी सुनसान और प्राचीन जगहों का इस्तेमाल करते हैं जहां किसी को शक भी नहीं होता। लेकिन वह यह भी साफ कर देती है कि अब तक उन्हें इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, इसलिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। अब यह सुनते ही चार्ली को 8 साल पुरानी घटना याद आ जाती है और वह डायना को याद दिलाता है कि जब उसकी बेटी गायब हुई थी तब पुलिस ने उसी पर शक किया था और उसे ही दोषी ठहराने की कोशिश की थी। इस पर डायना कहती है कि वह उसके पुराने सीनियर की सोच थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। तब चार्ली उससे कहता है कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए और उसे हर हाल में उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने उसकी बेटी के साथ यह सब किया है। फिर अगले दिन चार्ली और लरिसा केटी को अपने साथ अमेरिका स्थित घर ले आते हैं। पूरे परिवार को 8 साल बाद केटी के लौटने की खुशी तो होती है, लेकिन उसकी हालत देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं, इसलिए वे उसे उसके कमरे में ले जाकर आराम से बिस्तर पर लिटा देते हैं। मगर केटी की हालत इतनी अजीब और डरावनी थी कि माया और सेबेस्टियन भी उसके पास जाने से कतराने लगते हैं और दूर से ही उसे देखते रहते हैं। वहीं दादी कार्मेन अपनी पोती की सलामती के लिए उसके पास बैठकर प्रार्थना करती हैं, लेकिन तभी अचानक केटी झटके से दादी के सिर पर जोरदार हेडबट मार देती है। फिर अगले ही पल उसे भयानक दौरे पड़ने लगते हैं और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर लरिसा बिना एक पल गंवाए तुरंत एक इंजेक्शन निकालकर केटी को लगा देती है, जिससे वह शांत होकर वापस बिस्तर पर आ गिरती है। अब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर चार्ली का पुलिस की जांच से पूरी तरह भरोसा उठ जाता है, इसलिए वह खुद ही यह पता लगाने का फैसला करता है कि इन 8 सालों में केटी के साथ क्या हुआ था। वह किसी सुराग की तलाश में उस प्राचीन ताबूत और उस पर लिपटे कपड़ों की तस्वीरों को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन काफी देर तक हर तस्वीर को बारीकी से देखने के बाद भी उसे कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे इस रहस्य की एक भी परत खुल सके। आखिर में वह हार मानकर केटी के कमरे की तरफ चला जाता है ताकि उससे जुड़ी कोई हरकत देख सके जो इन 8 सालों की सच्चाई तक पहुंचने में उसकी मदद कर सके। लेकिन जैसे ही चार्ली कमरे में पहुंचता है वह देखता है कि लरिसा अकेली ही केटी के बिस्तर पर सो रही है। वह घबराकर लरिसा को जगाता है और दोनों बदहवास होकर उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। उस दौरान अजीब सी खटखटाहट सुनकर माया की नींद खुल जाती है। वो घबराकर सेबेस्टियन को जगाती है। सेबेस्टियन भी उन रहस्यमय थक की आवाजों को सुनकर सतर्क हो जाता है। तभी वेंटिलेशन डक्ट की तरफ से आवाज और तेज होने लगती है तो वह बिना देर किए पास रखा एक बेसबॉल बैट उठा लेता है। तभी चार्ली और लरिसा भी बच्चों के कमरे में पहुंच जाते हैं। वेंटिलेशन डक्ट के अंदर से आती आवाजें सुनकर उन्हें समझते देर नहीं लगती कि केटी वहीं छिपी हुई है, इसलिए लरिसा बिना समय गवाए वेंटिलेटर के अंदर घुस जाती है। लेकिन जैसे ही केटी उसे देखती है वह घबराकर वहां से भागने लगती है। ये देखकर चार्ली भी केटी के कमरे की तरफ से वेंटिलेशन डक्ट में घुस जाता है और उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद दोनों मिलकर केटी को एक कोने में घेर लेते हैं, लेकिन वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि केटी एक जिंदा बिच्छू खा रही होती है। अब ये देखते ही चार्ली और लरिसा तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और उसके मुंह से बिच्छू निकालने की कोशिश करते हैं। इसके तुरंत बाद केटी को जोर जोर से उल्टी आन होने लगती है। अब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर चार्ली सबसे पहले पूरे घर के सभी वेंटिलेशन डक्ट्स को अच्छी तरह लॉक कर देता है ताकि केटी दोबारा उनमें घुसकर कहीं भाग ना सके। इसके बाद वह लरिसा से कहता है कि केटी को किसी विशेष देखभाल केंद्र में भर्ती करा देना चाहिए, क्योंकि अब वह न सिर्फ खुद के लिए बल्कि घर के बाकी लोगों के लिए भी खतरा बनती जा रही है। लेकिन यह सुनते ही लरिसा भड़क उठती है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि 8 साल बाद वापस मिली अपनी बेटी को वो किसी भी हाल में फिर से अपने से दूर नहीं जाने देगी। जिसके बाद दोनों के बीच गलियारे में तीखी बहस छिड़ जाती है और बातचीत के दौरान चार्ली को एहसास होता है कि लरिसा इतने सालों से केटी
केटी के गायब होने का जिम्मेदार उसे मानती आ रही है। इस पर चार्ली लरिसा को याद दिलाता है कि जिस रहस्यमयी औरत ने केटी को टॉफियान दी थी उसके बारे में तो उसे भी कुछ पता नहीं था। अगर उस दिन उससे गलती हुई थी तो उतनी ही जिम्मेदार वह भी थी। मगर लरिसा को यह बात बहुत चुभती है और वह चार्ली के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद होते ही चार्ली का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसे अपनी कहीं बातों का पछतावा होने लगता है। फिर वो केटी की व्हील चेयर लेने वॉशरूम जाता है, जहाँ उसकी नजर केटी के पैर से अलग हुई खाल के एक टुकड़े पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर उसे लगता है कि उस पर कुछ लिखा हुआ है। वह तुरंत उस टुकड़े को अपनी लैब में ले जाता है और जब बड़ी बारीकी से उस स्किन टिश्यू को साफ करता है तो देखता है कि उस पर कोई प्राचीन स्क्रिप्चर लिखी हुई है। ये देखकर चार्ली समझ जाता है कि मामला सिर्फ अपहरण या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नहीं है। इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए वह तुरंत एक प्राचीन भाषाओं के विशेषज्ञ प्रोफेसर से मिलने निकल पड़ता है। जब वो उन्हें वो स्क्रिप्चर दिखाता है तो प्रोफेसर बताते हैं कि यह प्राचीन इजिप्ट की एक बेहद पुरानी कर्सिव स्क्रिप्चर है जिसे हायरेटिक कहा जाता है। तब चार्ली उनसे गुजारिश करता है कि किसी भी तरह उसे इस लिपि का मतलब बताइए, क्योंकि शायद यही उसकी बेटी के साथ हुए इस रहस्य की सबसे अहम कड़ी हो सकती है। इसके बाद चार्ली घर लौटता है और चुपचाप केटी के पास जाकर बैठ जाता है। वो उसका हाथ अपने हाथों में थाम लेता है और अपनी गलतियों के लिए रोते हुए उससे माफी मांगता है। तभी उसे केटी के जबड़े से कटकट की एक अजीब आवाज सुनाई देती है। चार्ली ध्यान देता है तो उसे अचानक एहसास होता है कि केटी अपने जबड़े की आवाज से मोर्स कोड में बात करने की कोशिश कर रही है। चार्ली बिना देर किए तुरंत एक कॉपी में उस कोड को दर्ज करने लगता है। फिर वो केटी की पुरानी गर्ल स्काउट की किताब ढूंढ कर निकालता है जिसमें मोर्स कोड की गाइड मौजूद थी। जब वह उस पूरे संदेश को डिकोड करता है तो उसमें बार बार एक ही नाम निकल कर आता है, लैला। ये बड़ा सुराग मिलते ही चार्ली तुरंत पुलिस अफसर डायना को फोन करता है और बताता है कि उसे केटी से लैला नाम मिला है, जिसका सीधा संबंध उसकी बेटी की गुमशुदगी से हो सकता है। लेकिन यह सुनकर डायना कहती है कि लैला नाम बहुत आम है और इस नाम की हजारों लड़कियां होंगी। इसलिए वह चार्ली से पूछती है कि क्या केटी के गायब होने के बाद कभी इस नाम के किसी शख्स ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। तब चार्ली के दिमाग में एक बात कौनती है और वह फॉरेन बेसमेंट की तरफ भागता है। वहाँ वह एक पुराना संदूक खोलकर उन तमाम सांत्वना पत्रों को खंगालने लगता है जो केटी के गायब होने के दौरान अनजान लोगों ने उन्हें भेजे थे। इसी बीच छोटी माया वॉशरूम जाने के लिए उठती है, लेकिन जैसे ही वह केटी के कमरे से गुजरती है अंदर से उसे धीमी धीमी लोरी गाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वह धीरे धीरे कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है। अब जैसे ही माया दरवाजे के पास पहुंचती है तभी केटी दरवाजे के नीचे बने छोटे से गैप से अचानक उस पार से माया के पैरों के अंगूठों को छांटने लगती है। ये देखकर माया बुरी तरह घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी केटी धीमी आवाज में कुछ रहस्यमय मंत्र फुसफुसाने लगती है और अगले ही पल माया का पूरा शरीर वहीं का वहीं जड़ हो जाता है। फिर उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगता है और किसी अदृश्य ताकत के खींचने पर वो घसीटती हुई सीधे दरवाजे से जा टकराती है। इधर बेसमेंट में चार्ली को ऐसा महसूस होता है कि ऊपर कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन वह उस एहसास को नजरअंदाज कर देता है और अपने काम में ही लगा रहता है। तभी उसे लैला खलील नाम की एक लड़की का खत मिल ही जाता है जिसने खुद को केटी की सबसे अच्छी दोस्त बताया था। चार्ली तुरंत यह जानकारी डायना को देता है। डायना लैला खलील के रिकॉर्ड खंगालती है, पर उस नाम की सैकड़ों लड़कियां थीं। तब वो खत पर लगे पते की मदद से उस इलाके की जांच करती है, जहां उसे पता चलता है कि यह वही इलाका है जहां सेब का एक बड़ा फार्म है। ये सुनते ही डायना को याद आता है कि 8 साल पहले जिस जगह से केटी गायब हुई थी वहां से भी एक सेब मिला था, यानी उस फार्म का ताल्लुक जरूर उस अपराधी से है जिसने केटी का अपहरण किया था। ये समझते ही डायना बिना देर किए उस फार्म की तरफ निकल पड़ती है। इस बीच चार्ली प्रोफेसर से मिलने पहुंचता है जो उस प्राचीन लिपि का रहस्य सुलझा चुके थे। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उस खाल पर लिखे शब्द कोई साधारण तंत्र मंत्र नहीं बल्कि एक खास तरह के पवित्र सेरेमोनियल बाइंडिंग थे। वे आगे बताते हैं कि उन सभी टुकड़ों में एक शब्द बार बार आ रहा है, नज़मार्निया। इसके बाद प्रोफेसर चार्ली को प्राचीन इजिप्ट की डीमनोलॉजी पर आधारित एक ऑडियो लेक्चर सुनाते हैं। उस लेक्चर में बताया जाता है कि नज़मानियन एक बेहद खौफनाक और काली ताकत है जो सदियों पहले परछाइयों के बीच इंसानों के साथ घूमती थी। ये ताकत परिवारों को आपस में लड़वाकर एक दूसरे का कत्ल करवा देती थी, इसीलिए इसे परिवारों का विनाशक कहा जाता था। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में आग की तरह फैलती थी और पूरे समुदाय को तबाह कर देती थी। बाद में यह अफवाह फैली कि एक प्राचीन अनुष्ठान के जरिए नज़रानियन को मकबरे में बंद कर दिया गया था। प्रोफेसर कहते हैं कि वे बंधन उसी शैतान को कैद रखने के लिए बनाए गए थे और अगर वे हट जाएं तो वह काली ताकत फिर से आजाद हो जाएगी। तब चार्ली समझ जाता है कि उसकी बेटी केटी पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो चुका है और उसका यह शक बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि उस वक्त केटी अपनी काली ताकत से माया को पूरी तरह अपने वश में कर चुकी होती है। जब चार्ली बच्चों को लेकर कार से घर लौट रहा होता है तो उसकी नजर माया पर पड़ती है। वो देखता है कि माया अजीब तरह से व्यवहार कर रही है, लेकिन वो इसे उसकी घबराहट समझकर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सीधे घर की तरफ बढ़ जाता है। घर पर कारमैन रोज की तरह केटी के कमरे में जाती है और उसके लिए प्रार्थना करने लगती है, लेकिन जैसे ही प्रार्थना की आवाज केटी के कानों में पड़ती है वह गुस्से से भड़क उठती है और कारमैन के हाथ पर जोर से काट लेती है। अगले ही पल केटी अपना असली भयावह रूप दिखा देती है। ये देखकर कारमैन बुरी तरह घबरा जाती है और कमरे से बाहर
भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इससे पहले कि कारमैन कुछ समझ पाती, केटी अचानक उसके सामने आ खड़ी होती है। फिर कारमैन के गले में पड़ी प्रार्थना की माला अपने आप कसने लगती है और उसका गला घोंटने लगती है। अगले ही पल कारमैन का शरीर हवा में उठ जाता है। इसके बाद केटी अपनी काली ताकत से उसे खिड़की का शीशा तोड़ते हुए बाहर फेंक देती है। उस समय चार्ली बच्चों के साथ घर पहुंच रहा होता है। जैसे ही उसकी गाड़ी घर के सामने रुकती है, कारमैन ऊपर से गिरकर सीधे उसकी कार की छत पर आकर आती है। ये खौफनाक मंजर देखकर चार्ली और सेबेस्टियन के होश उड़ जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि छोटी माया पर इसका जरा भी असर नहीं होता और वह बस पागलों की तरह हंसने लगती है। इस बीच अफसर डायना लैला की तलाश करते हुए उस एप्पल फार्म हाउस पर पहुंच जाती है। वो कई बार दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो वह पिछला दरवाजा तोड़कर घर के भीतर घुस जाती है और एक एक कमरे की तलाशी लेने लगती है। छानबीन के दौरान उसे एक प्राचीन पिरामिडनुमा संरचना और उसे जुड़ी जंजीरें दिखाई देती हैं, जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। डायना उन जंजीरों का पीछा करते हुए तहखाने में पहुंचती है, जहां उसकी नजर उसी प्राचीन ढांचे पर पड़ती है जिसमें कभी केटी वाला मकबरा रखा गया था। वह तुरंत ऊपर लौटती है और बैकअप बुलाने के लिए फोन मिलाने लगती है। तभी उसकी नजर खुले हुए मुख्य दरवाजे पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि घर में कोई और भी मौजूद है। वह तुरंत अपनी गन निकालती है और सामने वाले को चेतावनी देती है कि वह पुलिस अफसर है। लेकिन अगले ही पल लैला की माँ अचानक चाकू लेकर उस पर हमला कर देती है। आत्मरक्षा में डायना बिना देर किए गोली चला देती है, जिससे लैला की माँ वहीं ढेर हो जाती है। फिर वह उसके पास जाती है और मरने से पहले उससे केटी के बारे में पूछने लगती है। लेकिन डायना की नजर एक डरी सहमी लड़की पर पड़ती है, जो उसे देखते ही भागने लगती है। डायना तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है और भागते भागते वह लड़की एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही पागलों की तरह जमीन खोदने लगती है। डायना जल्द ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उस लड़की को पकड़ लेती है और उसे अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहती है। तभी वह लड़की चुपचाप उस गड्ढे में हाथ डालती है और वहां से एक पुराना डिब्बा निकालकर डायना की तरफ बढ़ा देती है। डायना जब वह डिब्बा खोलती है तो उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग टेप मिलता है जिस पर केटी का नाम लिखा हुआ था। ये देखते ही डायना बिना एक पल गवाए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उस रिकॉर्डिंग टेप को चलाकर उसमें छिपे रहस्य को सुनने लगती है, जहां पर हमें लैला की मां दिखाई देती है। वो बताती है कि उनके परिवार पर पीढ़ियों से एक शैतानी श्राप था जिसे नजमानियन कहा जाता था। यह एक बेहद शक्तिशाली दुष्ट आत्मा थी जो कभी भी एक ही शरीर में लंबे समय तक नहीं रह सकती थी, इसलिए उसे समय समय पर एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करना पड़ता था और इसके लिए किसी मासूम बच्चे का शरीर सबसे उपयुक्त माना जाता था, क्योंकि उसमें वह सबसे लंबे समय तक टिक सकती थी। इसी वजह से उन्होंने केटी को बहलाकर अपने पास बुलाया, उसे शापित सेब खिलाया और फिर उस शैतानी ताकत को उसके शरीर में स्थानांतरित कर दिया। अब यह सब जानने के बाद डायना तुरंत लैला से पूछताछ करने पहुंचती है, लेकिन लैला एक शब्द भी नहीं बोलती। जब डायना उस पर थोड़ा दबाव डालती है तो लैला अपना मुंह खोलकर दिखाती है कि उसकी जीभ काट दी गई है। फिर वह कागज पर लिखकर डायना को बताती है कि जब उसने एक बार इस पूरे रहस्य का सच बताने की कोशिश की थी तो सज्जा के तौर पर उसकी माँ ने उसकी जीभ काट दी थी। फिर लैला यह खुलासा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, केटी को कभी उस प्राचीन मकबरे से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अब जैसे ही डायना ये बात पढ़ती है, उसे एहसास हो जाता है कि चार्ली और उसका पूरा परिवार बहुत बड़े खतरे में है। वह बिना एक पल गवाए तुरंत चार्ली को फोन मिलाती है, लेकिन चार्ली उसका फोन नहीं उठाता, क्योंकि उस समय घर पर कारमैन की शोक सभा चल रही थी और चार्ली ने एहतियात के तौर पर केटी को उसके कमरे में बंद कर रखा था और वह खुद कमरे के बाहर बैठकर उस पर कड़ी नजर रखे हुए था, ताकि वह किसी तरह बाहर आकर किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन तभी सेबेस्टियन आकर बताता है कि माँ उसे बुला रही है। ये सुनकर चार्ली तुरंत नीचे चला जाता है, जबकि उसकी जगह सेबेस्टियन केटी के कमरे के बाहर पहरा देने लगता है। नीचे पहुंचने पर लरिसा टूटे हुए दिल से मान लेती है कि अब केटी को किसी विशेष देखभाल केंद्र में भेज देना ही सबसे सही फैसला होगा, क्योंकि अब उसे घर पर रखना पूरे परिवार के लिए खतरनाक साबित हो रहा था। लेकिन जब सेबेस्टियन केटी के कमरे के बाहर पहरा दे रहा होता है, तभी अंदर से केटी बेहद मीठी आवाज में उससे कहती है कि वह भी नीचे शोक सभा में शामिल होना चाहती है, जिसे सुनते ही सेबेस्टियन बुरी तरह घबरा जाता है और डर कर अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। लेकिन तभी केटी की आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजने लगती है। वो उसे कारमैन की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसके मन में डर और अपराध बोध भरने लगती है और धीरे धीरे सेबेस्टियन का अपने मन पर काबू टूटने लगता है और आखिर में केटी उसकी सोच पर पूरी तरह हावी हो जाती है। अगले ही पल केटी अपनी काली ताकत से कमरे की छत तोड़ते हुए सीधे नीचे शोक सभा के बीच आ गिरती है। फिर वो अपनी शैतानी ताकत से माया को पूरी तरह अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद माया शोक सभा में मौजूद लोगों पर हमला कर देती है और उनमें से एक की गर्दन पर जोर से काट लेती है, जिससे पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। जब तक लोग माया को उससे अलग खींचते हैं, केटी दीवारों और छत पर रेंगते हुए सीधे कारमन के ताबूत के ऊपर पहुंच जाती है। अगले ही पल वह ताबूत के अंदर कूद जाती है और कारमन की गर्दन पर खौफनाक तरीके से काटने लगती है। ताबूत को हिलता देखकर लरिसा दौड़कर केटी को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान ताबूत का स्टैंड टूट जाता है और कारमन का शव बाहर लुढ़क जाता है। इस अफरा तफरी के बीच माया धीरे धीरे अपने होश में आने लगती है, जबकि केटी कारमैन के जख्म से बहते खून को चाटने लगती है। अब यह खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग जान बचाकर घर से बाहर भाग जाते हैं, जिसके बाद चार्ली और लरिसा किसी तरह मिलकर केटी को काबू में कर लेते हैं।
वे उसे मजबूती से व्हील चेयर से बांध देते हैं और उसके कमरे की खिड़की पूरी तरह सील कर देते हैं। फिर चार्ली खुद कमरे में बैठकर उस पर खड़ी नजर रखने लगता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उस पल केटी अपनी काली ताकत से सेबेस्टियन पर हमला कर रही थी। और तभी घर की घंटी बजती है। बाहर जाकर देखने पर पता चलता है कि अफसर डायना आई है और उसके हाथ में वही रिकॉर्डिंग टेप है, जिसके बाद डायना उन्हें उस टेप का पूरा सच बताती है और समझाती है कि समय के साथ शैतान को कैद रखने वाला हर प्राचीन बंधन कमजोर पड़ जाता है, इसलिए उन्हें शैतान को बंद रखने के लिए हर बार एक नया ममीकरण अनुष्ठान करना पड़ता है। उस जादूगरनी के खानदान पर यह श्राप सदियों से है और वे अब तक 82 बार यह अनुष्ठान कर चुके हैं। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ दिखता है कि केटी को उस प्राचीन मकबरे के ऊपर हवा में लटकाया गया था। जैसे ही पुरानी मम्मी जागती हैं, वह एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ केटी के मुंह में थूक देती है। इसके बाद वे लोग केटी को मंत्रित कपड़ों में लपेटकर उस प्राचीन मकबरे में बंद कर देते हैं। डायना उन्हें चेतावनी देती है कि उस शैतान को हमेशा के लिए उस कॉफिन के अंदर दफन रहना था, लेकिन प्लेन क्रैश की वजह से वह शैतानी ताकत अब आजाद हो चुकी है और इस पूरे परिवार के सिर पर मंडरा रही। उस समय केटी अपनी शैतानी ताकत से सेबेस्टियन को अपने पास बुलाती है। सेबेस्टियन पूरी तरह उसके वश में आ चुका था, इसीलिए वह बिना कुछ सोचे समझे वेंटिलेटर का दरवाजा तोड़कर केटी के कमरे में घुस जाता है और उसके हाथ पैरों पर बंधी रस्सियां खोलकर उसे आजाद कर देता है। आजाद होते ही केटी अपनी शैतानी ताकत का इस्तेमाल करती है और अगले ही पल पूरे घर के बाहर एक भयानक धूल भरा तूफान उठ खड़ा होता है। ये देखकर नीचे मौजूद सभी लोगों को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए लरिसा और डायना तुरंत ऊपर केटी के कमरे की तरफ दौड़ पड़ती हैं, लेकिन चार्ली वहीं बैठा रह जाता है क्योंकि वो डायना द्वारा लाई गई वीडियो टेप देखने में पूरी तरह डूबा हुआ था। लेकिन तभी चार्ली को पीछे से कुछ आहट सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है तो सामने कारमैन की लाश शोक सभा के लिए रखा खाना खाते हुए दिखाई देती है। कारमैन उसकी तरफ एक खौफनाक इशारा करती है, लेकिन तभी ऊपर से लरिसा की चीख सुनाई देती है। ये सुनते ही चार्ली उसकी मदद के लिए ऊपर की ओर दौड़ पड़ता है। उधर लरिसा और डायना केटी के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन केटी की शैतानी ताकत उन्हें बार बार पीछे धकेल देती है। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सामने केटी अपने असली शैतानी रूप में हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। अगले ही पल वो डायना को जोरदार धक्का मार देती है, जिससे उसका सिर सीढ़ियों की दीवार से टकराता है और वो नीचे गिर पड़ती है। इसके बाद केटी अपनी माँ लरिसा पर हमला कर देती है। तभी चार्ली भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन केटी झपटकर उस पर टूट पड़ती है और उसके शरीर का एक टुकड़ा नोचकर निगल जाती है। इसके बाद वह अपने सिर से बार बार चार्ली पर हमला करके उसे अधमरा कर देती है। लरिसा चार्ली को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन केटी दरवाजा बंद करके लरिसा और सेबेस्टियन को उसी कमरे में कैद कर देती है। तभी केटी के वश में आ चुका बेस्टियन बैट उठाकर अपनी ही माँ पर हमला करने लगता है। अब अपनी जान बचाने के लिए लरिसा जमीन पर पड़ा बेहोशी का इंजेक्शन उठा लेती है और वेंटिलेशन की दीवारों के पीछे छिप जाती है। सेबेस्टियन उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान एक पल के लिए भटकता है, लरिसा मौके का फायदा उठाकर उसे इंजेक्शन लगा देती है, जिससे सेबेस्टियन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उधर नीचे सीढ़ियों पर डायना की आंख खुलती है तो वह देखती है कि कारमैन की लाश उसकी गर्दन दबा रही है और अगले ही पल कारमैन अपने मुंह से एक जिंदा बिच्छू निकालकर सीधे डायना के मुंह में थूक देती है, लेकिन डायना पूरी ताकत से उसे लात मारती है, जिससे कारमैन का सिर सीढ़ियों की रेलिंग में फंस जाता है। इस बीच वो बिच्छू डायना के गले को अंदर से चीरने लगता है, लेकिन डायना हिम्मत नहीं हारती। वह अपने हाथ से गले के अंदर घुसकर उस बिच्छू को बाहर खींच लेती है और दूर फेंक देती है। ऊपर केटी चार्ली का गला घोंटने की कोशिश कर रही होती है। चार्ली किसी तरह उसे जोर से धक्का देता है और घिसटते हुए सीढ़ियों तक पहुंचकर डायना के पास आता है। वो डायना से कहता है कि उसे वही प्राचीन मंत्र पढ़ना होगा जिससे उस शैतानी आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजा जाता है। तभी डायना समझ जाती है कि चार्ली अपनी कुर्बानी देकर उस शैतान को अपने शरीर में कैद करना चाहता है। फिर अगले ही पल चार्ली केटी को कसकर पकड़ लेता है, जबकि डायना अपने गले के जख्म को दबाते हुए वह प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। मंत्र का असर होते ही केटी दर्द से तड़पने लगती है और खुद को छुड़ाने के लिए चार्ली को बुरी तरह खरोचने लगती है और तभी केटी अपने मुंह से वह गाढ़ा काला शैतानी दर्ल सीधे चार्ली के मुंह में उगल देती है। उस पल वो शैतानी आत्मा केटी का शरीर छोड़कर चार्ली के शरीर में प्रवेश कर जाती है। कुछ ही क्षण बाद केटी को होश आता है और वह अपनी मासूम आवाज में ललिसा को माँ कहकर पुकारती है। ये देखकर सबको समझ आ जाता है कि केटी अब पूरी तरह उस शैतानी आत्मा के प्रभाव से मुक्त हो चुकी है। इसके कुछ समय बाद चार्ली को उस शैतानी आत्मा के साथ बेसमेंट में रखे प्राचीन मकबरे में बंद कर दिया जाता है। अब पूरी तरह सामान्य हो चुकी केटी उस मकबरे के पास आती है और हाथ से मोर्सक कोड के जरिए उस पर ठक ठक करती है। अंदर बंद चार्ली भी मोर्स कोड में ही जवाब देकर बताता है कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करता है। दूसरी तरफ ये पता चलता है कि लैला की जादूगरनी माँ अभी भी जिंदा है और जेल की सलाखों के पीछे है। तब अफसर डायना लरिसा को फोन करके बताती है कि उसके पास एक प्लान है। उधर जेल के कमरे में जादूगरनी लेटी हुई थी, तभी कोई अंदर दाखिल होता है। उसे लगता है कि शायद कोई गार्ड आया है, लेकिन वो लरिसा होती है जो आते ही उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। फिर लरिसा उससे कहती है कि उनके परिवार के साथ जो भी उसने किया है अब उसका हिसाब चुकाने का
का वक्त आ गया है। तभी अफसर डायना व्हीलचेयर पर बंधे चार्ली को लेकर कमरे में आती है और दरवाजा बंद कर अनुष्ठान शुरू कर देती है। जैसे ही डायना मंत्र का उच्चारण करती है, चार्ली के शरीर में मौजूद वह शैतानी ताकत निकलकर वापस उस जादूगरनी के शरीर में समा जाती है और इसी के साथ यह खौफनाक कहानी का अंत होता है।